हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पावर जनरेशन, यानी कि शक्ति उत्पादन। शक्ति उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऊर्जा। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पावर जनरेट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आप सभी ने एक नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो हमें ये बताता है कि ऊर्जा को न तो कभी पैदा किया जा सकता है और न ही कभी इसे खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, ये हमें बताता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। और हर एक पदार्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे वो मैकेनिकल ऊर्जा हो, चाहे वो रासायनिक ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे वो जल ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युत चाहे वो वायु ऊर्जा हो। हर एक पदार्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। और जो वो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को हम एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, लेकिन उसे भी कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और इसी सिद्धांत का जो हम पालन करते हैं शक्ति उत्पादन में। शक्ति उत्पादन में भी हम क्या करते हैं, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसको बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं मोटर को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम मैकेनिकल ऊर्जा में बदलते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जनरेटर का। जनरेटर में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को, उसको मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सेल एंड बैटरी का। सेल एंड बैटरी में हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, यही सिद्धांत जो है विद्युत उत्पादन का जो आधार बनता है। ठीक है, शक्ति उत्पादन के लिए हमें कोई भी ऐसे काफ़ी पदार्थ होते हैं जिसकी हेल्प से हम शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। और जो ये पदार्थ होते हैं ये कुछ तो पृथ्वी की गोद में मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी में ही मौजूद रहते हैं, जिन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है, जो एक समय के साथ जो है ख़त्म हो सकते हैं। और कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जैसे सौर ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, भूतापीय ऊर्जा होगी। ऐसी ऊर्जाएं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये भी पृथ्वी में ही मौजूद होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले समझते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। और जो ये होते हैं ना, ये पृथ्वी पर नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि जो सूर्य और वायु से ये ऊर्जाएं मिलती है। कहाँ से? सूर्य और वायु से जो है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये पृथ्वी पर ही मौजूद है। ठीक है, और ऐसी ऊर्जाएं जिन्हें कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। अब सूर्य है, सूर्य इस पृथ्वी पर मौजूद है, क्या हम उसे कभी खत्म कर सकते हैं? नहीं। उसकी ऊर्जा जो हमें मिलती है उसे हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, जो हम विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उसे काम में लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी खत्म समाप्त नहीं किया जा सकता। और ये बहुत बड़े लेवल पर इस पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। ये ऊर्जा का बहुत ही बड़ा प्रवाह होता है इनका। ठीक है, अब जो इसके एग्जाम्पल है वो देखिए, जैसे भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, बायोगैस ऊर्जा यानी कि बायोगैस एनर्जी, ज्वार ऊर्जा, ठीक है, जो टाइडल एनर्जी होती है, और जल ऊर्जा जो हाइड्रो एनर्जी होती है। देखिए, जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ना, वो यहाँ पर बनता है जल ऊर्जा में। जल ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है और परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी होता है। ठीक है, लेकिन ना अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था एसएससी जेई का एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है, जो हाइड्रो पावर होती है, इसको किसके अंदर हमें, किस कैटेगरी में हमें इसे विभाजित करती है। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन माना गया है वो ना परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना गया है भाई, यानी कि कन्वेंशियल एनर्जी। गैर परंपरागत को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत को कहते हैं कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स।
और जो एसएससी जेई ने इसका करेक्ट ऑप्शन माना है ना, वो कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स माना है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना है। तो ये समझिए, जो छोटे पावर प्लांट होते हैं ना भाई, जो छोटे पावर प्लांट होते हैं वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आते हैं। जो बड़े हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले, जहाँ पर हमें ना ये कहा जाए कि छोटा पावर प्लांट है या फिर बड़ा पावर प्लांट है, तो वहाँ पर हम ना ऑप्शन में कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को टिक करेंगे भाई, करेक्ट करेंगे। यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में मानेंगे हम जल ऊर्जा को, क्योंकि एसएससी जेई ने भी इसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में माना है। ठीक है, अब हम समझते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इन्हें ना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। और ये जो है ना धरती की गर्भ में मौजूद होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, यानी कि परमाणु ईंधन हो गया। ये सभी है ना खत्म होने वाले पदार्थ है भाई। जैसे कोयला खत्म हो सकता है कभी ना कभी, पेट्रोलियम भी, न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं वो भी कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं। इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के भी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स। ठीक है भाई, इतना आपको ये समझ आ गया होगा। और जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, ये प्रदूषण का बहुत बड़ा स्तर जो है उत्पन्न करते हैं। यानी इनके द्वारा जो है वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के द्वारा। क्योंकि कोयला है, इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज होता है। पेट्रोलियम, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि वातावरण को प्रदूषित करती है। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, गैर परंपरागत, इनके द्वारा जो है वातावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। अब जैसे पवन ऊर्जा है, हवा चलती है, उसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उसके द्वारा क्या कोई वातावरण को नुकसान पहुंचा? नहीं। सौर ऊर्जा है, हमने क्या है, सूर्य की किरणों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है, इससे भी कोई वातावरण को प्रदूषित नहीं होता है। इसीलिए जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ये वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि जो इनसे बहुत ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है भाई। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो देश विदेश में थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं। हर देश में जो ज़्यादातर बिजली जो है कहाँ से जनरेट की जाती है? थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। और काफ़ी देशों में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी एनर्जी को उत्पादन किया जाता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा इन्हीं के कारण होती है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कारण। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वातावरण पे ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, अब भूतापीय एनर्जी को समझते हैं। देखिए, भूतापीय एनर्जी क्या है? ये ना धरती के गर्भ में, यानी कि पृथ्वी के अंदर लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे दबी रहती है, ये एनर्जी है। ठीक है ना, इसके द्वारा भाप टरबाइनों को चलाया जाता है और उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है। जो पवन ऊर्जा है, ये डायरेक्ट जो है हवा से बिजली बनाई जाती है। जो पश्चिमी राजस्थान है ना भाई, कहाँ पर? जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ये पवन चक्कियाँ लगी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज चलती है और वहाँ चलती ही रहती है, जो पश्चिमी राजस्थान है। इसलिए वहाँ पर पवन चक्की कामयाब रहती है और बिना किसी वातावरण को प्रदूषित किए वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सौर ऊर्जा है, अब तो घरों घरों में सोलर पावर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली हुई है सोलर पावर प्लांट की। इस वजह से जो है ये एनर्जी भी अब ज़्यादा चलने लगी है, सोलर एनर्जी। घर घर में जो पावर प्लांट लगने लगे हैं इनके सोलर के। बायोगैस एनर्जी है भाई। जो बायोगैस एनर्जी होती है ना, ये बहुत ना एक सस्ता होता है, स्वच्छ होता है और सुलभ ईंधन होता है। अब ये बायोगैस एनर्जी बनती किससे है? जो इंसानों का और जो जानवरों का मल मूत्र होता है ना भाई, इंसानों का और जानवरों का जो मल मूत्र होता है, उसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल करके विद्युत
ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं भाई। ठीक है ना। ये क्या है, ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहां पर सूर्य की रोशनी ना पहुंच सके, यानी कि सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में सड़ाकर इसे बहुत ज्यादा सड़ाया जाता है, जिससे एक गैस बनती है मीथेन गैस। मीथेन गैस बनती है भाई। ठीक है। कितनी, लगभग 70%। इसके अंदर लगभग 70% मीथेन गैस बनती है, जो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है, यानी कि आसानी से वो जलने लग जाती है। वो होती है बायोगैस एनर्जी। ठीक है। इसे ना गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस। गोबर गैस भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और वातावरण को भी बहुत कम इससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है। आगे क्या है, आगे है ज्वार ऊर्जा। जो समुद्र में लहरें उठती है ना, और वो उठती हैं और वापस चली जाती है, उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा। और इसी के द्वारा जो है टरबाइनों पर ये फोर्स लगाते हैं, जिससे टरबाइन घूमने लग जाती है और टरबाइनों के साथ अल्टरनेटर को कपल करके विद्युत ऊर्जा जनरेट की जाती है। जल ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी आगे। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, इनका एक नाम और है, इनको ना प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। ऊर्जा के ना प्राथमिक स्रोत भी इन्हें कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, कि जो प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा के वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कन्वेंशियल एनर्जी या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इन्हें ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं भाई। ठीक है ना। और ये होते कौन कौन से हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। इनके बारे में भी जो विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को, यानी कि जल शक्ति संयंत्र। मैंने आपको बताया ये कन्वेंशियल की कैटेगरी में भी आते हैं और नॉन कन्वेंशियल की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन जो एसएससी जेईई है उन्होंने इसका कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स में इसका आंसर माना है। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये ना 3 भागों में बांटे गए हैं। एक होता है जल की उपलब्धता के आधार पर, एक होता है भार की प्रकृति के आधार पर, एक होता है शीर्ष के आधार पर। जल की उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर मतलब है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है, एक होता है बिना जलाशय वाला, यानी कि जहां पर पानी को स्टोर नहीं किया जाता, बिना जलाशय वाला। एक होता है जलाशय वाला, यानी कि जहां पर पानी को स्टोर करने के लिए एक जलाशय बनाया जाता है। ठीक है। एक होता है भार की प्रकृति के आधार पर, भार। एक होता है बेस लोड, यानी कि जहां पर नॉर्मल लोड होता है। एक होता है पीक लोड, जहां पर बहुत ज्यादा लोड होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बेस लोड, एक पीक लोड के आधार पर। शीर्ष के आधार पर क्या मतलब है, कि जो पानी है वो कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है, वो हमें डिफाइन करता है शीर्ष के आधार पर। जैसे एक होता है लो, यानी कि कम ऊंचाई से। एक होता है मीडियम ऊंचाई से गिरा दिया पानी को, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। एक होता है हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर। ये 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को जो है आगे समझेंगे। सबसे पहले आप संरचना समझिए एक हाइड्रो पावर प्लांट की। सबसे पहले एक रिजर्वायर बनाया जाता है जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। फिर एक डैम बनाया जाता है, ये डैम है यहाँ पर। डैम के आगे एक सर्ज टैंक लगाया जाता है। फिर एक वाल्व हाउस बनाया जाता है जहाँ पर वाल्व लगे होते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। फिर आगे एक पाइप लगी होती है जो जिसे हम कंड्यूट पाइप कहते हैं, या फिर पेन स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेन स्ट्रोक इसे कहा जाता है। आरसीसी की भी बना देते हैं इसे, या फिर स्टील की भी बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक टरबाइन लगी होती है। टरबाइन के साथ क्या कपल रहता है, अल्टरनेटर कपल रहता है। ठीक है। और जो बाहर जो पानी जाता है उसे टेल रेस कहते हैं। इसके हर एक भाग को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डैम को। डैम जो है ना, सबसे महंगा जो भाग होता है हाइड्रो पावर प्लांट का, वही यही होता है डैम। और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। डैम को बनाने के लिए जो इसका बेस होता है ना, बेस इसका ज़्यादा चौड़ा रहता है, क्योंकि जो पानी का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो नीचे की ओर लगता है, यहाँ पर नीचे की ओर। इसलिए इसका जो बेस है वो चौड़ा बनाया जाता है। किसका, आरसीसी का भी बना देते हैं इसका, आरसीसी का, आरसीसी सीमेंट का। बहुत ही महंगा पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है बनाने में वो डैम को ही बनाने में लगता है भाई। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, बांध का कार्य होता है पानी को रोक कर रखना। ठीक है। यहाँ पर जो है ना गेट लगे रहते हैं जिनके द्वारा ये पानी आगे जाता है। आगे समझते हैं जलाशय को, यानी कि भंडारण जलाशय, जो पानी को रोक कर रख, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है।
जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, वो होता है भंडारण जलाशय। और ये ना जलाशय जो एक हाइड्रो पावर प्लांट का बहुत ही मेन भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है, यानी कि जब बारिश आती है, उस बारिश के पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखना, इसी का कार्य होता है। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और या फिर ये कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी कि बनाए हुए भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। आगे समझते हैं सर्ज टैंक को। सर्ज टैंक को क्या है, एक छोटा जलाशय भी कहा जाता है, यानी कि स्मॉल टैंक भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और ये कहां पर बना होता है, ये बांध और टरबाइन के बीच में लगा होता है। बांध और टरबाइन के बीच में लगा रहता है। देखिए ये यहाँ पर जो है ये सर्ज टैंक है, ये बांध हो गया और यहाँ पर ये टरबाइन लगी होती है। बांध और टरबाइन के बीच में इसे लगाया जाता है सर्ज टैंक को। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है पानी को कंट्रोल करना भाई, वाटर कंट्रोलिंग का कार्य होता है इसका। वाटर कंट्रोलिंग का कार्य किसका होता है, सर्ज टैंक का होता है। पानी पर नियंत्रण करता है ये, ताकि जो है टरबाइन के पास ज़्यादा पानी ना पहुंच जाए, इसलिए पानी को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पेन स्टोक। पेन स्टोक मैंने आपको बताया जो कि कंड्यूट पाइप होता है। ये एक बंद कंड्यूट पाइप होता है जो जलाशय और टैंक को जोड़ता है आपस में। टैंक को और इसको सर्ज टैंक को और जलाशय को जोड़ता है। ये भी किसका, आरसीसी का बना होता है या फिर स्टील का। और इसके ऊपर ना एक जंग रोधक परत लगा देते हैं, जंग रोधक परत, जिसे इसके ऊपर जर नहीं लगता है। ठीक है। आगे समझते हैं इसी के अंदर से ना पानी जाता है उसमें टरबाइन के पास पेन स्टोक से। आगे समझते हैं उपलब्ध मार्ग यानी कि स्पिलवे को। स्पिलवे क्या होता है, जो जलाशय में अधिक पानी होता है ना, अधिकतर जो पानी होता है उसको बाहर निकालने का कार्य जो है स्पिलवे का होता है। ठीक है। और जो जलाशय में ऊपर जो कुछ पदार्थ जो है तैरते रहते हैं, जो कि आगे पेन स्टोक में ना जाए, ताकि वो वहां पर फंस जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी उसके जलाशय के अंदर रहते हैं, उनको भी ये जो स्पिलवे बाहर निकाल देता है। ठीक है। आगे समझते हैं वाल्व हाउस को। वाल्व हाउस आपने देखा सर्ज टैंक से आगे की ओर लगा रहता है, ये है वाल्व हाउस। इसके अंदर वाल्व लगे रहते हैं जिससे जो है पानी को कम या ज़्यादा किया जाता है। जहाँ से पानी को कम या ज़्यादा किया जाता है, पानी को अगर रोकना है तो इसी वाल्व हाउस से वाल्व को बंद कर देते हैं। ठीक है। और जब पेन स्टोक फट जाता है तो तब ये इसी को काम में लिया जाता है पानी को रोकने के लिए। आगे है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, जो जलाशय से उसे टरबाइन से जो पानी आगे निकल गया, जो टरबाइन से आगे जो पानी निकलता है उसको बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो शब्द होते हैं इसके अंदर, एक होता है हेड रेस, हेड रेस, और एक होता है टेल रेस। एक होता है हेड रेस और एक होता है टेल रेस। टेल रेस वो पानी होता है जो टरबाइन से आगे निकलता है और इसी को जो है ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। एक होता है हेड रेस। हेड रेस जो है बांध के पीछे के पानी को हेड रेस कहते हैं, और जो टरबाइन से निकले हुए पानी को जो विसर्जित हो गया उसको टेल रेस कहते हैं। देखिए आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये जो आगे जो पानी निकला ना इसको टेल रेस कहा जाता है, और जो ये डैम के पीछे का जो पानी है इसको हेड रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड रेस कहा जाता है। अब शीर्ष के आधार पर आपको समझाता हूं कि जो निम्न शीर्ष है और मध्यम शीर्ष है और उच्च शीर्ष है, इसका क्या मतलब है। जब पानी को 60 मीटर से कम की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, किसे, 60 मीटर की कम की ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है, तो वो निम्न शीर्ष की कैटेगरी में माने जाते हैं। निम्न शीर्ष की कैटेगरी में आते हैं जो 60 मीटर से कम की उससे पानी को नीचे गिराया जाता है। और ऐसे जो संयंत्र होते हैं ना, जो ऐसे पावर प्लांट होते हैं, उनमें सर्ज टैंक को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्ज टैंक को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे हाइड्रो पावर प्लांटों के अंदर। और ऐसे जो पावर प्लांट होते हैं इनके अंदर जो टरबाइन होती है ना, जो टरबाइन होती है वो प्रोपेलर प्रोपेलर या फिर कैपलान प्रोपेलर या फिर कैपलान प्रकार की होती है। आगे समझेंगे। ये भी है ना जो ऊंचाई के आधार पर बनाए जाते हैं जो टरबाइन यूज किए जाते हैं, प्रोपेलर और कैपलान।
और जो मध्यम शीर्ष की बात करें, जहाँ पर 60 से 120 की ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, 60 मीटर से 120 मीटर तक की गहराई ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है। और ऐसे में जो हम टरबाइन यूज करते हैं वो होते हैं फ्रांसिस या फिर कैपलान। इसमें भी फ्रांसिस या फिर कैपलान का इस्तेमाल हम करते हैं। अब बात करें अगर उच्च शीर्ष की, जहाँ पर बहुत अधिक ऊंचाई से पानी गिराया जाता है, जैसे 120 मीटर की ऊंचाई से, 120 मीटर से ज़्यादा की जो ऊंचाई होगी, वहाँ पर उच्च शीर्ष की कैटेगरी में आते हैं ये वाले पावर प्लांट। और इनमें जो यूज होगा ना, इनमें जो टरबाइन यूज होता है वो होता है पेल्टन वाला, पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील इनके अंदर यूज होता है टरबाइन। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं भार की प्रकृति के आधार पर। यानी कि मैंने आपको बताया जो भार की प्रकृति है ना, उसके आधार पर भी हाइड्रो पावर प्लांट निर्भर करता है। जैसे बेस लोड हो गया, बेस लोड में जो है जलाशय बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बेस लोड वाला जो पावर प्लांट है, जहां पर केवल बेस लोड की ही आवश्यकता होती है, वहां पर जलाशय बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां पर पीक लोड होता है ना, जहां पर ज्यादा मैक्सिमम लोड होता है, वहां पर जलाशय बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे पावर प्लांटों को हम कहते हैं पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। और इनके अंदर जो टरबाइन यूज होगा ना, उसको कहते हैं डेरियाज। क्या कहा जाता है उन्हें? डेरियाज। इनके अंदर डेरियाज टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी जो गति है बहुत कम होती है, लगभग 300 से 500 आरपीएम। 500 आरपीएम, 300 से 500 आरपीएम। और जो इसके अंदर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट, इनके अंदर जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इनके अंदर सेलिएंट पोल टाइप वाले, सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। याद आ गया होगा आपको ये बात सुन के कि जो अल्टरनेटर होते हैं वो सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर होते हैं, क्योंकि सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटरों की जो गति है वो कम होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट में हमें जो अल्टरनेटर यूज करने होते हैं उनकी गति भी कम ही होनी चाहिए। ठीक है। और जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना भाई, इनकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है ना, वो 85% के आसपास होती है। 85%, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है 85% की एफिशिएंसी। और जो हाइड्रो पावर प्लांट होती है इनकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है। अब जल शक्ति संयंत्र के ना लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या होता है? देखिए, इनमें ना रख रखाव की आवश्यकता कम होती है। रख रखाव, रख रखाव की आवश्यकता इसमें कम होती है। ईंधन व्यय शून्य, ईंधन भी शून्य लगता है भाई इसके अंदर, ईंधन भी शून्य ही लगता है इसके अंदर। ठीक है। और जो ये इसकी जो जिंदगी है ना, एक बार इसको बना दिया तो इसको बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इनकी जो लाइफ होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एक बार बनाने के बाद बहुत ही अधिक इनकी लाइफ होती है। और ये इनको ना टाइम टू टाइम स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि 15 से 20 सेकंड के अंदर ही इन्हें स्टार्ट किया जा सकता है भाई। अगर हमें पावर प्लांट ये चालू करना है, जल शक्ति संयंत्र वाला, हाइड्रो पावर प्लांट वाला, तो केवल हम इसे 15 से 20 सेकंड के अंदर ही विद्युत सप्लाई ले सकते हैं भाई, 15 से 20 सेकंड के अंदर ही। ठीक है। और ये ना ऐसे शक्ति संयंत्र है जिन्हें बेस लोड और पीक लोड दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑप्शन, ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसे हम कौन से लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उसे बेस लोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पीक लोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए इसे यूज किया जा सकता है।
अब बात करें अगर जल शक्ति संयंत्र की हानियों की, इसकी हानि पता है क्या होती है सबसे ज़्यादा, कि जो इसकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है भाई। जब हम इसे लगाते हैं ना जल हाइड्रो पावर प्लांट को, तो इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा लागत आती है, ये इसकी सबसे बड़ी लॉस है भाई। और जो इसका बांध है, डैम है ना, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डैम को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो इसमें जो पावर के जो जनरेट होगी ना, वो पानी पर डिपेंड करती है, यानी कि वाटर पर डिपेंड करती है, और पानी ख़त्म भी हो सकता है उस जगह से। मान ली हर जगह से तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया ना, वहाँ पर पानी ख़त्म हो सकता है। अब वहाँ पर क्या है, बारिश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, फिर जब बारिश आएगी जब भी बिजली पैदा हो सकती है, इसलिए वाटर पर डिपेंड रहना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को हाइड्रो पावर प्लांट समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं थर्मल पावर प्लांट को भी। किसको? थर्मल पावर प्लांट को। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कोयले का। और जो ये कोयला इसके अंदर यूज किया जाता है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ये चार क्वालिटी के जो है कोयले इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, और जो सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला है वो है पीट, ठीक है। और जो इनको किस आधार पर बांटा गया है, जो इनके अंदर कार्बन की मात्रा होती है उसके आधार पर। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है भाई। कितने? 90% से अधिक। किसमें? कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट के अंदर। बिटुमिन्स के अंदर होती है 60 से 80% के बीच में, 60 से 80% के बीच में। लिग्नाइट में होती है 20 से 40% के बीच में, कार्बन की मात्रा बता रहा हूं आपको। और पीट के अंदर होती है 15 से 20% के बीच में कार्बन की मात्रा, ठीक है भाई। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट का, सबसे खराब पीट का। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो बिटुमिन्स इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जो कोयला इस्तेमाल होता है ना थर्मल पावर प्लांट के अंदर, वो होता है बिटुमिन्स वाला, ठीक है। और जो ये कोयला होता है ना, ये चूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पहले ये पीसा जाता है, कोयले को पहले पीसा जाता है, यानी कि इसका चूर्ण बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पल्वराइजिंग। पल्वराइजिंग, इसका चूर्ण बनाने की प्रक्रिया को पल्वराइजिंग कहा जाता है, ठीक है भाई। और जो एंथ्रेसाइट होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा और सबसे अधिक कैलोरोफिक, कैलोरोफिक का मान भी सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? एंथ्रेसाइट के अंदर ही होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी आप संरचना को समझिए। देखिए संरचना इसकी थोड़ी डिफिकल्ट सी है, फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले क्या है, कोल का स्टोरेज होता है इसमें। किसका? कोयले का स्टोरेज किया जाता है सबसे पहले। फिर उसको चूर्णित भाग में किया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, यानी कोयले को हैंडलिंग किया जाता है इस भाग से। फिर उसके बाद जो है कोयला बॉयलर के अंदर डाला जाता है। बॉयलर क्या है? बॉयलर जो है एक थर्मल पावर प्लांट का सबसे मेन भाग होता है, जिसके अंदर जो है आग जलती रहती है, और ये पानी को उसमें हीट में बदल देता है, भाप में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो भाप, जो राख इसके अंदर बनी है, कोयले की जो राख बनी है, उस कोयले की राख को बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? एक एस हैंडलिंग प्लांट होता है, यानी कि राख को हैंडल करने के लिए एक प्लांट बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, एक हैस एस स्टोरेज लगाया जाता है। अब जो बॉयलर के जो उष्मा वो इसके अंदर भाप बनी है ना बॉयलर के बाद, तो वो क्या है, इसे सुपर हीटर में से गुजरते हुए इस टरबाइन के पास चली जाती है। किसमें? टरबाइन में चली जाती है। और टरबाइन को क्या है, वो घुमाने लगती है हीट, उसके ब्लेड पर ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर के साथ लगती है ये हीट, और टरबाइन घूमने लगती है जिससे। और टरबाइन के साथ क्या कपल किया गया है? अल्टरनेटर कपल किया गया है, ठीक है, जिससे अल्टरनेटर विद्युत सप्लाई पैदा करता है, विद्युत बनाता है। अब जो इसके अंदर जो भाप बनी है ना, वो भाप कहाँ से टरबाइन से निकलेगी? वो भाप निकल के इधर कंडेंसर की तरफ आएगी। कंडेंसर का क्या कार्य होता है? कंडेंसर का कार्य होता है जो भाप है उसको ठंडा करके पानी में बदलना है, ठीक है। और जो पानी है, उस पानी को कौन ठंडा करता है? उस पानी को कूलिंग टावर में से गुजारा जाता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ना जो सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर के पास एक इकोनोमाइजर लगा होता है। क्या लगा होता है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या है? इस प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि जो पानी बॉयलर में जाना होता है ना, जो बॉयलर से पहले जो पानी पाइपों में से जाता है, वो पाइप कहाँ पर लगाई जाती है? सुपर हीटर के पास लगाई जाती है, ताकि जो बॉयलर के अंदर जो पानी जाएगा वो पानी पहले से ही गर्म हो जाए।
इसलिए इकोनोमाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और इकोनोमाइजर के पास एक और एयर प्री हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उस पानी को और गर्म कर देता है। एयर प्री हीटर यानी कि बॉयलर में जाने से पहले इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के द्वारा पानी को गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसके एक एक पार्ट को अब आगे विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे पल्वराइजिंग चैम्बर को। पल्वराइजिंग चैम्बर में क्या होता है, कोयले को चूर्णित किया जाता है। कोयले को चूर्णित करने के लिए पल्वराइजिंग चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा क्या है, चूर्णित इसका जो चूर्ण के रूप में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो सस्ता और निम्न श्रेणी का जो कोयला है ना, उसको भी हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ठंडा मौसम हो गया, ठंडे मौसम में डायरेक्ट कोयले के द्वारा आग जलानी थोड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन हम चूर्ण के रूप में जो हमने कोयला इस्तेमाल किया है, उसके द्वारा हम ठंडे मौसम के दौरान भी एक प्लांट को आसानी से चालू कर सकते हैं। और इससे क्या है, ईंधन दहन की दर भी नियंत्रित हो जाती है चूर्ण से। ठीक है ना। आगे होता है ड्राफ्ट फैन। ड्राफ्ट फैन का क्या कार्य होता है, ये बॉयलर में ना ऑक्सीजन प्रदान करता है। बॉयलर के अंदर ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है, ड्राफ्ट फैन की हेल्प से दी जाती है। ये जो ड्राफ्ट फैन है, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मैकेनिकल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे समझते हैं बॉयलर को। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक थर्मल पावर प्लांट का मेन भाग माना जाता है, क्योंकि इसी के अंदर जो उच्च ताप और दाब पर पानी को भाप बनाया जाता है। किसके अंदर, बॉयलर के अंदर। उससे आगे है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का क्या कार्य होता है, इकोनोमाइजर का कार्य होता है थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। एफिशिएंसी को बढ़ाना। ये इकोनोमाइजर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाता है, जो पानी बॉयलर के पास जाना होता है, वो पहले इकोनोमाइजर में से होकर गुजरता है। और इकोनोमाइजर किसके, सुपर हीटर के पास लगाया जाता है, जहां पर उच्च ताप की वो हीट होती है, यानी कि भाप होती है। उच्च दाब और ताप की जो भाप होती है, उसके द्वारा इकोनोमाइजर में से जाने वाले पानी को पहले ही गर्म कर दिया जाता है, ताकि वो बॉयलर के पास जाए तो उसके पास पहले ही गर्म पानी जाए। बॉयलर में जो जाने वाला पानी है, उसको पहले ही गर्म कर दिया जाता है इकोनोमाइजर के द्वारा। ठीक है, इससे कार्य कुशलता बढ़ जाती है बॉयलर की। इससे आगे कूलिंग टावर। कूलिंग टावर आपने देखे कहाँ पर लगे हुए थे, देखिए यहाँ पर, ये कूलिंग टावर्स है। यहाँ पर क्या है, पानी को ठंडा किया जाता है। गर्म पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है। उससे आगे सुपर हीटर। सुपर हीटर का क्या कार्य होता है, जो भाप बॉयलर में से निकली है ना, उस भाप में से नमी को हटाना। किसको, नमी को कौन हटाता है, सुपर हीटर हटाता है। उस भाप की जो नमी होती है, उसको हटाने का कार्य सुपर हीटर का होता है। क्यों, ताकि और उसके तापमान में भी वृद्धि करता है। ये तापमान में भी वृद्धि करता है सुपर हीटर। और ये नमी को क्यों निकाला जाता है इसके अंदर, ताकि जो टरबाइन है, टरबाइन में कोरोजन की समस्या ना आए। कोरोजन की समस्या को खत्म करने के लिए नमी को हटा दिया जाता है पहले ही। ठीक है। उसके बाद है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर मैंने आपको बताया किसके पास लगा रहता है, इकोनोमाइजर के। इकोनोमाइजर के पास क्या लगा रहता है, एयर प्रीहीटर लगा रहता है, ताकि जो बॉयलर के पास जाने वाला पानी है, उसके तापमान में बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है। उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य मैंने आपको क्या बताया, जो भाप निकली है टरबाइन से, जो उसको ठंडा करके पानी में बदलने का कार्य कौन करता है, कंडेंसर करता है। यानी कि संधारित्र जिसे हम कहते हैं। टरबाइन से निकलने वाली जो भाप होती है, जो उष्मा होती है, उसको ठंडा करके पानी में बदलने का कार्य कंडेंसर का होता है। और जो थर्मल पावर प्लांट होता है, इसके अंदर जो अल्टरनेटर हम यूज करते हैं, वो होते हैं नॉन सेलिएंट प्रकार के भाई, नॉन सेलिएंट। क्योंकि इसके अंदर जो गति की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसके अंदर लगभग 3000 आरपीएम की आवश्यकता हमें होती है। इसलिए इसके अंदर सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है, न कि सेलिएंट टाइप का। इसलिए नॉन सेलिएंट टाइप का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो है, इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, जो इसकी दक्षता होती है ना, जो इसकी एफिशिएंसी होती है,
थर्मल पावर प्लांट की वो थोड़ी कम होती है। कितनी होती है? 25 से 30% के बीच में भाई। 25 से 30% के बीच में केवल इसकी एफिशिएंसी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है। और जो भारत में लगभग 65% बिजली जो उत्पादन की जाती है वो इसे थर्मल पावर प्लांट से ही पैदा की जाती है। कितनी? 65%। और ये जो पावर प्लांट है ना, ये एक बेस लोड पावर प्लांट होता है। कैसा? बेस लोड। बेस लोड पावर प्लांट किस प्रकार का पावर प्लांट होता है? ये होता है बेस लोड पावर प्लांट होता है भाई, ना कि पीक लोड। अगर एग्जाम में आ जाए कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो किस प्रकार का पावर प्लांट होता है, वो होता है बेस लोड पावर प्लांट होता है। ठीक है। और जो एक तापीय शक्ति संयंत्र का जो एक संचालन होता है ना, इस साइकिल को, जो बार बार एक साइकिल चलता रहता है, इस साइकिल को कहा जाता है रेनकाइन साइकिल। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है रेनकाइन साइकिल। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम तापीय शक्ति संयंत्र के लाभ और हानियों के बारे में समझते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले लाभ समझिए। इसकी जो लागत है ना, शुरुआती की लागत जो होती है वो बहुत कम होती है। अन्य शक्ति संयंत्रों से इसकी लागत कम होती है, जो स्टार्टिंग में जो इसकी लागत होती है। ठीक है। और जो इसके अंदर जो कोयला यूज किया जाता है उसकी लागत भी कम होती है। कोयले की लागत भी इसके अंदर कम होती है और इसको कम जगह में स्थापित किया जा सकता है। इसकी हानियां क्या है? इसके अंदर से जो धुआं और जो गैस निकलती है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। धुआं और जो इसके अंदर गैस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर होती है। और जो इसकी रनिंग लागत है वो अन्य शक्ति संयंत्रों से अधिक होती है। जैसे हमने थर्मल उसको हाइड्रो पावर प्लांट समझा, उसमें रनिंग लागत नहीं है, उसके अंदर इंस्टॉल्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है। रनिंग लागत उसके अंदर बहुत कम आती है, क्योंकि जो पानी है वो तो फ्री में ही मिलता है। लेकिन जो कोयला है वो खरीदना पड़ता है, और वो महंगा, ज़्यादा महंगा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी लागत जो है अधिक हो जाती है रनिंग। और जो इसकी जो तापीय पावर प्लांट होता है ना, तापीय पावर प्लांट के अंदर जो धुआं और गैस निकलती है इसकी, उसको कंट्रोल करने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है स्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई ये, कि जो बाहर गैस निकलती है थर्मल पावर प्लांट से, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो बाहर जहरीली गैसें निकलती है उनको कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है जहरीली गैसों को कंट्रोल करने के लिए। ये जो उपकरण होता है ये वायु शोधन उपकरण होता है। क्या होता है? वायु शोधन उपकरण होता है ये। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, आज हमने हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। जो जो पॉइंट मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं, आपको इन सभी को अपने नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 या 3 सवाल इस चैप्टर से आने की संभावना है इस बार। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 क्लास इसमें इसको कंप्लीट कर देंगे हम, एक आज की क्लास और एक क्लास और होएगी, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।